हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम सुक्रोज के बारे में बात कर रहे थे और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, टॉपिक है आज का हमारा सुक्रोज की संरचना। सुक्रोज की संरचना पढ़ने से पहले हमें यह आना चाहिए कि सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखो, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका जल अपघटन करेंगे हम वाटर की प्रेजेंस में। यहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाई जाती है, अम्लीय माध्यम HCl या तनु H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और जब इसका जल अपघटन हो जाता है तो हमें एक इकाई ग्लूकोज की और एक इकाई हमें फ्रक्टोज की प्राप्त हो जाती है। जो ग्लूकोज की इकाई प्राप्त होती है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है और जो इकाई हमें फ्रक्टोज की प्राप्त होती है वो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होता है। अब एक इकाई तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और एक इकाई बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है। अब हमें इनकी स्ट्रक्चर भी आना चाहिए बनाना, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको इनकी बना के बता चुका हूं, एक बार और देख लो। सबसे पहले ग्लूकोज, तो आपको पता है ग्लूकोज के लिए आपको 6 कार्बन एटम बनाने, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 5 एंड 1 के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाएगा। हम चक्रीय संरचना बना रहे हैं, पहले और 5वें के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये वाली संरचना कौन सी है? अल्फा। अल्फा में आपको पता है कि जो OH ग्रुप आता है वो फर्स्ट कार्बन पर राइट साइड में आएगा और 1 2 3 पर हमेशा OH किधर आता है? लेफ्ट साइड में। बाकी सभी पर किधर आएगा? राइट साइड में। यह आपको डायरेक्ट बनाना आना चाहिए। बैलेंस ही कंप्लीट कर दोगे हाइड्रोजन एटम लगाकर। यह आपकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम बनाते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। तो आपको पता है कि फ्रक्टोज में कार्बन संख्या 2 और कार्बन संख्या 5 के मध्य एक चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेरा कार्बन संख्या 2 3 4 5 एंड 6 और इन दोनों के मध्य में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेकंड नंबर का कार्बन है मेरे पास और बीटा है। बीटा का मतलब सेकंड नंबर के कार्बन पर OH किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। तो मैं कहां लगा दूंगा? OH लेफ्ट साइड में। और इधर कौन आएगा? फर्स्ट नंबर का कार्बन CH2OH। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर OH हमेशा किधर आता है? लेफ्ट साइड में। बाकी सभी में किधर आएगा? राइट साइड में। बैलेंस ही कंप्लीट करोगे हाइड्रोजन लगाकर। ये आपकी बीटा डी माइनस फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना हो जाती है। तो अल्फा और बीटा दोनों की चक्रीय संरचना मेरे पास यहां पर बन चुकी है। अब मेरे को यह पता है कि जो ग्लूकोज है इसकी यदि मैं हार्वर्ड संरचना बनाता हूं तो इसकी हार्वर्ड संरचना में आप जानते हो, देखो ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड, हार्वर्ड संरचना भी हम बनाएंगे, उससे पहले हम ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड देखते हैं। ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के अणु के निष्कासन के पश्चात आपस में जुड़ती हैं। तो देखो, एक मोनोसैकेराइड इकाई मेरे पास ग्लूकोज की है और एक मोनोसैकेराइड इकाई मेरे पास फ्रक्टोज की है। इसका कार्बन संख्या 1, ग्लूकोज का कार्बन संख्या 1 और फ्रक्टोज के कार्बन संख्या 2 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड पाया जाता है। तो ग्लूकोज का कार्बन संख्या 1 ये है मेरे पास और फ्रक्टोज का कार्बन संख्या 2 मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। मैं काउंटिंग भी कर देता हूं। ये मेरे पास 1 नंबर कार्बन, ये 2 3 4 5 एंड 6 और ये मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पर ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड जल के अणु के निष्कासन के पश्चात मींस यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल यहां से हट जाएगा। आपने देखा ये मेरे पास केवल ये सुक्रोज है, इसमें मैंने वाटर ऐड किया है जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग हुए।
अब मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब ऐड कर रहा हूं तो इसमें से मेरे को वाटर का मॉलिक्यूल निकालना होगा, जब जाके क्या बनेगा, सुक्रोज का निर्माण होगा। तो मैं वाटर के मॉलिक्यूल को हटा दूंगा यहां से H और OH को, तो मेरे पास केवल क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। और इस ऑक्सीजन को मैं कुछ इस तरह से यहां पर लिख देता हूं। और ये जो बॉन्ड मेरा यहां पर बना है, इसी बॉन्ड का नाम क्या होता है आपका, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। इसी को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडी बंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बना है वो इसके कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 2 के बीच में बना है। तो देखो अब इसकी मैं पर्सनल हार्वर्थ स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले। तो ग्लूकोज की हार्वर्थ संरचना कैसे बनेगी, देखोगे आप ध्यान से, ये मैंने एक पायरेन लाइक स्ट्रक्चर बना ली, पायरेनोज संरचना, और इसमें बैलेंसी को कंप्लीट करते हैं हम। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी या डायरेक्ट तरीका बताया था कि जब कभी भी आप OH ग्रुप और इनको या किसी ग्रुप को लगाओगे तो जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में आएंगे ये सभी आपको ऊपर लगाने, और जो राइट साइड में होंगे ये सभी आपको नीचे लगाने हैं। तो देखो मेरे पास यहां पर ग्रुप कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेरे पास है यहां पर हार्वर्थ स्ट्रक्चर में कंप्लीट बना रहा हूं पहली बार। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अल्फा है। अल्फा का मीन्स क्या होता है, OH ग्रुप आपका फर्स्ट कार्बन पर राइट साइड में। ठीक है, सॉरी, राइट साइड वाले सभी आपके कहां आते हैं, नीचे, और लेफ्ट साइड वाले सभी आपके कहां आते हैं, ऊपर। तो मेरे पास ये राइट साइड वाला है, ये नीचे जाएगा। और 1 2 3 पर OH ग्रुप आपका कहां पर है, हमेशा ऊपर ही रहता है। बाकी एक ग्रुप CH2OH ये हमेशा कहां पर आता है, आपका ऊपर ही आता है हमेशा। ठीक है, अब कंप्लीट कर लोगे इसको, देखो इस पर OH आ चुका है, बाकी सभी पर OH कहां आता है, नीचे। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगाकर बैलेंसी को आप कंप्लीट कर लोगे, सभी पर हाइड्रोजन। ये आपकी अल्फा D+ ग्लूकोज की हार्वर्थ संरचना बन चुकी है। अब आप बनाओगे बीटा D- फ्रक्टोज की हार्वर्थ संरचना। तो मैं बीटा D- फ्रक्टोज की हार्वर्थ संरचना यहां बना रहा हूं। आप ध्यान से देखोगे ये फ्यूरेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बैलेंसी कंप्लीट कर लेता हूं मैं। अब मेरे पास ये जो कार्बन एटम है, कौन सा वाला, ये वाला, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये 4 और ये 5 नंबर कार्बन है। ठीक है, सेकंड नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप इधर की साइड था, यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले सभी कहां आते हैं, ऊपर, और राइट साइड वाले सभी कहां आएंगे, नीचे। तो सेकंड नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप जो है मेरा, वो किस ओर लगा हुआ है, वो लेफ्ट साइड में, इस कारण ऊपर। बाकी CH2OH कहां आ जाएगा आपका, नीचे। तो ये मेरे पास फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड, थर्ड पर OH हमेशा कहां आता है, आपका ऊपर। ये बात आप जानते हो। बाकी सभी में OH ग्रुप आपका कहां जाएगा, नीचे, और CH2OH हमेशा ऊपर ही रहता है, ये CH2OH। बाकी सभी में देखो इसमें आ चुका है, यहां आ चुका है, यहां पर OH, ये H, बैलेंसी कंप्लीट कर दोगे। और मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो हार्वर्थ संरचना ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अल्फा और बीटा वाली। अब मैं यहां पर आपको बता रहा था कि ये तो है ग्लूकोज का कार्बन संख्या 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, और ये फ्रक्टोज का कार्बन संख्या 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ग्लाइकोसाइडी जो बॉन्ड बनता है, इसके कार्बन संख्या 1 और इसके कार्बन संख्या 2 के बीच में बनता है। तो बॉन्ड यदि मैं बनाऊंगा तो यूं घूमकर बनेगा, बॉन्ड यूं डायरेक्ट बनना चाहिए, जैसे इधर से डायरेक्ट बना है बॉन्ड। ठीक है, इसमें तो चाहे आप घुमाकर बना दो, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन ज्वाइंट जब होंगे तो ये आमने सामने से ज्वाइंट होंगे। तो मेरे को क्या करना होगा, ये जो सुक्रोज के लिए जो बीटा D- फ्रक्टोज है, इसको यूं पलटना होगा। अब पलटेंगे कैसे, पलटना भी आना चाहिए। डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर को पलट दें क्या, नहीं। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो कार्बन एटम है मेरे पास 1 2 3 4, हमें इनसे मतलब नहीं है। ये चारों कार्बन एटम आपके sp3 संकरित हैं,
और sp3 संकरण जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है। क्या मतलब है इस स्ट्रक्चर का? तो मैं आपको इस स्ट्रक्चर को बना के बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये एक चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होती है और इस चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में देखो आपको ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा। ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ है और ये वाला जो बॉन्ड है ये मेरी तरफ अंदर की ओर है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या है कि ये वाला बॉन्ड आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आपके लिए डॉट 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 वाली लाइन है, यानी कि इन द प्लेन है, अंदर की ओर है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये बाहर की ओर है, आउट ऑफ प्लेन है, आपकी ओर है। तो जो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है वो तो मैं डार्क से नोट करूंगा, जो अंदर की ओर है उसे डॉटेड से नोट करूंगा, और ये डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, मैं इसकी एक 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं। आप ध्यान से देखोगे मैं इसकी एक 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, किस तरह से? तो देखो आप ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी है। इसका तरीका मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको बाद में आगे चलकर। देखो, देखना ध्यान से। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ये दो बॉन्ड तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। कौन से दो बॉन्ड? जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताई थी चतुष्फलकीय, उसमें ये वाले दो बॉन्ड, ये वाले दो बॉन्ड तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। 1 2, इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 और 2। और जो दो बॉन्ड है, एक बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर। बाहर वाला डार्क और अंदर वाला डॉटेड। तो जो ऊपर है मेरे पास, जो ऊपर की ओर है उनको तो मैं डॉटेड से दर्शाऊंगा, और जो नीचे हैं उनको मैं डार्क से दर्शा देता हूं। देखो कैसे? सबसे पहले OH कहां है? ऊपर की ओर, तो इसे मैं डॉटेड से लगा देता हूं। मतलब ये कहां पर है? अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर। और CH2OH को मैं बाहर की ओर लगा रहा हूं। बस ये बात आप याद रखोगे, जैसे लगा रहे हो ना उसी प्रकार से हमको बाद में भी अप्लाई करने हैं। ठीक, चलो थर्ड नंबर के कार्बन पर देखोगे आप, OH अंदर की ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये डॉटेड से लग जाएगा। और H कैसे लगा दूंगा मैं? डार्क से लगा दूंगा। फिर H को किससे लगाऊंगा? डॉटेड लाइन से। और OH को कैसे लगाऊंगा मैं? डार्क लाइन से। फिर पांचवें नंबर पर ऊपर CH2OH है, उसे कैसे लगाऊंगा मैं? डॉटेड लाइन से। और H को कैसे लगा दूंगा मैं? डार्क लाइन से। क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो समझो आप ध्यान से, कि क्यों मैंने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाई। तो देखोगे ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब आप ध्यान से देखना, समझने की चीज है। मैं इस संरचना को यूं से यूं पलट रहा हूं, इस वाली संरचना को यूं से यूं पलट रहा हूं, तो ये बॉन्ड इस तरह से लगे हुए हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, ये आपकी ओर, ये अंदर की ओर, और ये दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ है, ग्रीन वाला जो है, और ये रेड वाला है, ये अंदर की ओर है। अब आप देखोगे जैसे ही मैं यूं पलट रहा हूं, पलटूंगा ऐसे, पलटने पर देखो ग्रीन वाला कहां जा चुका है? अंदर की ओर। और जो रेड वाला है वो कहां आ चुका है? बाहर की ओर। आपको मेरे हाथ से दिखाई नहीं दे रहा हो तो ध्यान से देखो, ये जो रेड वाला ये कहां आ चुका है? बाहर की ओर। और ग्रीन वाला कहां चला गया? अंदर की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बॉन्ड मेरे पास बाहर था वो कहां चला जाएगा? अंदर। और जो बॉन्ड मेरे पास अंदर था वो पलटने पर कहां आ जाएगा? बाहर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को पलट रहा हूं। ठीक है, फिर से मैं आपके लिए नोट कर देता हूं। ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं इस स्ट्रक्चर को पलट रहा हूं, आप ध्यान से नोट करोगे। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर वही बना ले अपन। अब इस स्ट्रक्चर में देखोगे, ध्यान देना, ये मेरे पास जब मैंने पलट दिया तो ये कार्बन यहां की जगह यहां आ जाएगा। तो मेरे पास कार्बन नंबर 2 कौन सा होगा? ये मेरे पास कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। कार्बन नंबर 2 पर ध्यान से देखोगे, जो बॉन्ड डॉटेड वाला था, डॉट 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 में था, वो बाहर आ चुका है। और जो डार्क था वो कहां चला जाएगा? अंदर की ओर चला जाएगा। और अंदर की ओर चला जाएगा तो दो नंबर पर OH को तो अब मैं कैसे बनाऊंगा? डार्क लाइन में। और डॉटेड पर कौन आ जाएगा? CH2OH। क्लियर है? 3 नंबर पर डॉटेड वाला डार्क हो जाएगा और डार्क वाला डॉट 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 में आ जाएगा। 4 नंबर पर डॉट 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 वाला तो चला जाएगा आपका डार्क में, और डार्क वाला किस में आ जाएगा? डॉटेड लाइन में।
5 नंबर पर भी डॉटेड वाला तो कहां चला जाएगा, डार्क में, और डार्क वाला किस में आ जाएगा आपका, डॉटेड लाइन में। देखो अब ये स्ट्रक्चर पलट चुकी है और ये मेरे पास कार्बन नंबर 6 और ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 आ चुका है। तो जो चीज वहां थी वो इसकी क्या हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। ठीक है, ये डॉटेड वाला डार्क हो चुका है और डार्क वाला डॉटेड। इसी प्रकार थर्ड नंबर के कार्बन पर OH जो डॉटेड था वो डार्क और H डॉटेड। 4 पर H और OH बदल चुके हैं, 5 पर भी CH2 OH और H बदल चुके हैं। अब मैं इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता हूं जिसकी मेरे को जरूरत है पलटने के बाद। अब क्या किया था हमने, बताओ, जो ऊपर था वो डॉटेड लिया था और जो नीचे था वो डार्क लिया था, तो एज इट इज हम इसको बना देते हैं। देखो लास्ट स्ट्रक्चर मेरे पास क्या आएगी, देखना ध्यान से। फिर से मैं मेंशन कर देता हूं एक बार, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 5। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद जो मेरे पास डॉटेड है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, मींस H ऊपर, CH2OH नीचे कार्बन नंबर 5 पर। 4 पर डॉटेड यानी कि OH ऊपर और डार्क मींस H नीचे। कार्बन नंबर 3 पर डॉटेड यानी कि H ऊपर और OH नीचे। कार्बन नंबर 2 पर डॉटेड वाला ऊपर यानी कि CH2OH ऊपर और OH कहां आ जाएगा, नीचे। क्लियर है। अब ये स्ट्रक्चर आपकी पलट चुकी है। तो सीखा आपने कि किस तरह से पलटा जाता है। अब मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। इतने पापड़ थोड़ी बेलेंगे हम एग्जाम में, बार बार ऐसा करके देखेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हालांकि सभी में ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, केवल सुक्रोज में ही ऐसा होता है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड अन्य स्ट्रक्चरों में एक इकाई के कार्बन संख्या 1 और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के बीच में पाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखो, जब मैंने इसको पलटा है तो आप ध्यान दोगे यूं तो ये पलट दिया, साथ में इनको भी पलट दिया करो। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसको बनाने की, जिससे हमें ये नहीं बनाना पड़ेगा। यूं पलटोगे, इनको भी पलट दो। देखो जैसे ही मैंने यूं पलटा, 2 नंबर पर OH ऊपर था, CH2OH नीचे। 2 नंबर पर CH2OH ऊपर, OH नीचे। 3 नंबर पर H नीचे है, H ऊपर, OH नीचे। 4 पर ये पलट दी, OH ऊपर, H नीचे। 5 पर H नीचे, ऊपर चला गया और ये तो डायरेक्ट भी तो पलटा जा सकता है। अब मैं इसको इसके पास में बना देता हूं, इस स्ट्रक्चर को। हमें मतलब इनसे बिल्कुल नहीं है, हमें मतलब इससे हार्वर्ड संरचना आती है एग्जाम में, और हार्वर्ड संरचना बना रहे हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास ये पलटी हुई संरचना जो मैं इसके पास में लिख देता हूं। देखो HCH2OH, यहां पर कौन है, OH H, यहां पर कौन है H और नीचे OH, यहां पर कौन है आपका CH2OH और नीचे कौन है आपका OH। क्लियर है यहां तक। अब मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसमें ये कार्बन संख्या आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहां पर बनेगा, कार्बन संख्या, ग्लूकोज के कार्बन संख्या 1 और फ्रक्टोज के कार्बन संख्या 2 के बीच में। तो यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक OH ग्रुप को बाहर निकाल देता हूं। जैसे ही यहां से तो OH और यहां से H, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो केवल एक ऑक्सीजन शेष बचेगा। ठीक है, अब मेरी तरह आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि मैं तो इसी संरचना में बना रहा हूं। ठीक है, यहां से आपको H2O निकाल के तीर का निशान लगा के दूसरी बनानी होगी, या फिर डायरेक्ट ही बनानी होगी। तो ये काम आप रफ में करोगे। पहले यहां से OH गया, यहां से H गया, और इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, केवल और केवल एक ऑक्सीजन। आपको वैसे कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के पर्पज से बना रहा हूं। ठीक है, और इसी बॉन्ड का नाम आपका क्या होता है, इसी को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडी बंध। इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड, जो कि एक इकाई के कार्बन संख्या 1 और फ्रक्टोज के कार्बन संख्या 2 के बीच में बन रही है। और ये फ्रक्टोज की कौन सी स्ट्रक्चर है, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आई है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनी है,
इस स्ट्रक्चर का नाम होता है सुक्रोज की हावर्त संरचना। बोर्ड ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब आप देखोगे कि सुक्रोज में जो कार्बन संख्या एक जो ग्लूकोज का था वो एल्डिहाइड था और फ्रक्टोज का कार्बन संख्या 2 कीटोन था। दोनों ही बॉन्ड बनाने में बिजी हैं और बॉन्ड बनाने में बिजी होने के कारण ही इस शर्करा को हमने क्या नाम दिया था? अनअपचायक शर्करा। और इसी कारण ये जो शर्करा है ये ना तो आपके हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया करती है, ना ही फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाती है, और ना ही टॉलेंस अभिकर्मक सेलिंग विलियन इत्यादि को अपचयित कर पाती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की हावर्त संरचना है, बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये चीज जो मैंने आपको बताई है किताब में बिल्कुल मेंशन नहीं है, और इसको समझने के लिए आपको त्रिविम्ब रसायन चैप्टर की ओर जाना होगा, लेकिन थोड़े हाई लेवल पर, क्योंकि स्कूल लेवल पर इतनी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। आप एक बार दो बार इनको देखोगे और ध्यान से समझोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड डाइसैकेराइड माल्टोस। देखो माल्टोस, माल्ट शर्करा भी इसको बोला जाता है, सामान्य सुक्रोज की तुलना में 1/3 मीठा होता है, यानी कम मीठा होता है। इसके अलावा माल्टोस का जो निर्माण होता है वो स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 की होल पावर n के 2 मॉलिक्यूल, और जब इनका जलापघटन किया जाता है वाटर की प्रेजेंस में, अब ये n मॉलिक्यूल हैं तो यहां पर भी कितने लिए जाएंगे? n मॉलिक्यूल। ठीक है, जलापघटन, तो जब इसका जलापघटन डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है, किसका? स्टार्च का, तो स्टार्च का जलापघटन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? C12। देखो 6 × 2 12, 10 × 2 20 और 2 यहां से, तो H22, 5 × 2 10 और ये 1 O11, और इसके कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं? n, और ये माल्टोस हमें प्राप्त हो जाता है। अब आप कहोगे सुक्रोज भी तो यही था, तो माल्टोस, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पर अंतर जो है इनकी ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड और जो मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है उनमें होता है। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है? माल्टोस। अब माल्टोस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु लगभग 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसके अलावा माल्टोस जल में विलेयशील होता है, लेकिन ईथर, एल्कोहल में अल्प विलेयशील होता है या फिर अविलेयशील होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में डिजोल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, दक्षिण ध्रुवन घूर्णकता, दक्षिण ध्रुवन घूर्णकता दर्शाता है, यानी कि प्लस रूप में या फिर स्मॉल d रूप में पाया जाता है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट बात आती है, माल्टोस को माल्ट शर्करा भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? माल्ट शर्करा के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है, जो माल्टोस होता है, ये जो माल्टोस है, ध्यान देना आप, ये 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से 2 रूप होते हैं? एक तो होता है इसका अल्फा रूप और एक होता है इसका बीटा रूप, और ये स्वयं क्या होता है? साम्य रूप मान लो। मतलब माल्टोस की जो चक्रीय संरचना है वो 2 रूपों में होती है, अल्फा और बीटा। अब इनकी डिटेल में हमारे सिलेबस में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि माल्टोस जो होता है ये परिवर्ती
ध्रुवन घूर्णकता दर्शाता है। क्या करता है ये? परिवर्ती ध्रुवन घूर्णकता दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है? कि इसका जो अल्फा रूप होता है या इसका जो साम्य रूप होता है उसका रोटेशन होता है 136 डिग्री प्लस में। प्लस का मतलब क्या है आप जानते हो? प्लस का मतलब है दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। और जो इसका अल्फा रूप है ये 168 डिग्री 168 डिग्री प्लस का रोटेशन दर्शाता है। साम्य रूप कितना दर्शा रहा है? 136। और जो बीटा रूप होता है ये प्लस का 112 डिग्री का रोटेशन दर्शाता है। ये टॉपिक मैंने आपको ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में डिटेल से समझाया था, परिवर्ती ध्रुवन घूर्णकता यानी कि म्यूटा रोटेशन, उसको आप देखोगे। अब जैसे ही इसे जल में डिजोल्व किया जाता है तो अल्फा रूप साम्य अवस्था को प्राप्त करना चाहेगा, यानी कि इधर से किधर जाना चाहेगा? 136 पर। तो ऐसा लगता है ये बीटा की ओर जा रहा है। और 112 बढ़कर कहां पर जाना चाहेगा? 136 पर। तो ऐसा लगता है कि ये अल्फा की ओर जा रहा है। तो अल्फा रूप बीटा की ओर और बीटा रूप अल्फा की ओर जाना चाह रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ इसकी ध्रुवन घूर्णकता है वो चेंज होती रहती है। और समय के साथ ध्रुवन घूर्णकता चेंज होने के कारण यह म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है, परिवर्ती ध्रुवन घूर्णकता दर्शाता है। ठीक है, तो ये माल्टोस है जिसमें म्यूटा रोटेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं माल्टोस की साइक्लिक स्ट्रक्चर की। माल्टोस की संरचना देखो, माल्टोस की जो संरचना है ये, इसको पढ़ने से पहले हमें ये बात जाननी होगी कि माल्टोस शर्करा कैसी होती है। यह एक अपचायक शर्करा होती है। इसके बारे में आपको जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अपचायक शर्करा है, और अपचायक शर्करा कब होती है? जब एल्डिहाइड समूह अथवा कीटोन समूह दोनों में से कोई भी एक या दोनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक समूह इसमें क्या होता है? मुक्त अवस्था में होता है। इस कारण टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग विलियन का ये अपचयन कर देती है। अब अपचायक होने से इसमें गुण कौन कौन से आ जाते हैं? तो नंबर 1, सबसे पहली बात, ये टॉलेन अभिकर्मक कॉमा फेलिंग विलियन, इनका क्या कर देती है? अपचयन कर देती है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेती है? ऑक्सिन का निर्माण कर लेती है। अब ये आपको पता है NH2OH जो हाइड्रोक्सिल एमीन होता है ये केवल एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल समूह के साथ क्रिया करता है। तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करना इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें कार्बोनिल समूह यानी एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट बात, फेनिल हाइड्रोजीन यानी कि NH2 NHC6H5 के साथ ये ओसाजोन का निर्माण कर लेती है। और ये ओसाजोन बनाना भी इस बात को साबित करता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। टॉलेंस अभिकर्मक और फेलिन विलियन का अपचयन एल्डिहाइड समूह के मुक्त अवस्था में पाए जाने को ही प्रदर्शित करता है। इनका अपचयन हो जाएगा और स्वयं शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि अपचायक होने से ये गुण इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट बात, जब माल्टोस का जलपघटन किया जाता है, माल्ट शर्करा बोलते हैं, स्टार्च के जलपघटन से क्या बना लिया था हमने? माल्टोस का निर्माण कर लिया था। यह अभिक्रिया तनु अम्लों में या डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अथवा बीटा एमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति में होती है, स्टार्च से माल्टोस का निर्माण। अब हम उस माल्टोस को, माल्टोस यानी कि C12H22O11, ये मेरे पास माल्टोस है और मैं इसका कर रहा हूं जलपघटन। ठीक है, और माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जब इसका जलपघटन किया जाता है तो मेरे पास 2 इकाइयां बनती हैं C6H12O6 की, और ये दोनों इकाइयां ही अल्फा D+ ग्लूकोज की होती हैं। अब आपके लिए ये बहुत बढ़िया बात ये हो चुकी है कि दोनों ही इकाई एक जैसी हैं, और एक जैसी होने से हमें दोनों ही बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं इसकी चक्रीय संरचना बना रहा हूं। आप देखोगे ध्यान से, अल्फा D+ की 2 संरचना है। तो मेरे पास 1 2 3 4
5 एंड 6 कार्बन एटम है। आपको पता है 1 और 5 के बीच में एक ऑक्सीजन समूह पाया जाएगा, तो मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, एक ऑक्सीजन। बाकी अल्फा, अल्फा का मतलब पहले कार्बन पर OH किधर आएगा आपका, राइट साइड में, तो यहां पर आप OH लगा दोगे। 1 2 3 पर हमेशा OH किधर आता है, लेफ्ट साइड में, बाकी सभी में किधर आता है, राइट साइड में, तो यहां पर CH2OH इस पर आ ही चुका है, यहां पर OH और यहां पर OH, बाकी सभी में क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन से बैलेंसी कंप्लीट कर दोगे। ये तो आपकी पहली इकाई बन चुकी है। अब दूसरी इकाई और बना लोगे आप इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी प्रकार ऑक्सीजन लगा दोगे 5 और 1 के बीच में, और 1 नंबर पर अल्फा है तो OH किधर आ जाएगा, राइट साइड में। 1 2 3 पर हमेशा OH किधर आता है आपका, लेफ्ट साइड में, बाकी सभी पर किधर आएगा आपका, राइट साइड में। तो कंप्लीट करो आप, और बैलेंसी किससे ऑक्यूपाई कर दोगे, हाइड्रोजन एटम लगाकर। ये आपकी दोनों इकाइयां किसकी बन चुकी है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की। अब बात यह आती है कि ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड कहां पाया जाता है, तो माल्टोस में ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड जो होता है वो एक इकाई के कार्बन संख्या 1 और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के मध्य में होता है। मतलब कार्बन संख्या 1 और 4 के मध्य में बॉन्ड बनता है, कौन सा, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। अब ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड हम बनाए तो मैं इसकी गिनती कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक इकाई के तो कार्बन संख्या 1 के बीच में और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के बीच में। उल्टा भी कर सकते हो, इसका 4 ले सकते हो, इसका 1 ले सकते हो, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो मैं इसका कार्बन संख्या 1 ले लेता हूं, इसका 4 ले लेता हूं, तो यहां से OH और यहां से H, या फिर यहां से पूरा OH और यहां से H, मेरे को वाटर बाहर निकालना है H2O, तो यहां से क्या होगा, मैंने ये निकाल दिया और यहां से ये निकाल दिया। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को मैं यहां पर लगा देता हूं, और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये बॉन्ड बना दोगे। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। ठीक, अब बनाते हैं इसकी हार्वर्ड संरचना। देखो हार्वर्ड संरचना के लिए हम क्या करें, यहां पर सबसे पहले इसकी चक्रीय संरचना से हार्वर्ड संरचना के लिए पाइरेनोस वलय बना लेते हैं, 2 वलय बना ली, पाइरेनोस। कंप्लीट करोगे, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता है ऊपर ही ऊपर कौन आता है, CH2OH, इसमें भी कौन आ जाएगा, CH2। अल्फा इकाइयां हैं, अल्फा का मतलब राइट साइड में OH पहले कार्बन पर, और जितने भी राइट साइड वाले वो सब कहां जाएंगे, नीचे। तो 1 2 3 पर OH हमेशा कहां लगता है, ऊपर, 1 2 3 पर ऊपर, बाकी सभी में राइट साइड में चले जाएंगे यानी कि नीचे की ओर। तो यहां पर OH, इस पर भी OH, इस पर लग चुका है, इस पर OH। बैलेंस ही कंप्लीट करोगे क्या लगाकर, हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट इसमें देखोगे सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, तो नीचे सभी पर OH लगा दोगे, इस पर आ चुका है, यहां पर OH। बैलेंस ही कंप्लीट करोगे हाइड्रोजन लगाकर। चलो ये दोनों ही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना हार्वर्ड बन चुकी है। अब मेरे को ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बनाना है, एक इकाई के कार्बन संख्या 1, तो ये पहला कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6। इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक इकाई का पहला कार्बन और दूसरी इकाई का चौथा कार्बन। तो मैंने अभी आपसे कहा भी था कि केवल सुक्रोज में ही हमको स्ट्रक्चर को पलटना होता है, क्योंकि 1 के पास 2 कार्बन को लाने के लिए। यहां पर तो 1 और 4 में बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां से OH और यहां से H, या फिर यहां से OH और H आप बाहर निकाल दोगे, और वाटर का मॉलिक्यूल जब यहां से बाहर निकालोगे तो एक ऑक्सीजन केवल शेष बच जाएगा, जिसको आप इस तरह से बीच में लगा दोगे। तो ये बॉन्ड ही आपका क्या कहलाएगा,
इसी बॉन्ड को बोला जाता है आपका ग्लाइकोसाइडी बंध। यही आपका क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। अब एक्चुअली दोनों ही संरचना कौन सी है? अल्फा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज थी और ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज थी। इस कारण इस ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड को अल्फा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड भी बोल दिया जाता है। इसको अल्फा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी क्या कहलाएगी? कंप्लीट स्ट्रक्चर माल्टोस की हावर्थ संरचना। क्या बोलेंगे इसको? माल्टोस की हावर्थ संरचना। और इन दोनों इकाइयों को ये इकाई आपकी क्या कहलाएगी? इसका नाम हो जाएगा आपका अल्फा डी प्लस, और ये इकाई भी आपकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और इस तरह से हम माल्टोस की हावर्थ संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं जो मैंने बात स्टार्टिंग में बोली थी कि ये एक कैसी शर्करा होती है। शर्करा देखो, ये है मेरे पास कार्बन संख्या 1 जो कि एल्डिहाइड था। ये मेरे पास कार्बन संख्या 1 जो कि एल्डिहाइड था चक्रीय संरचना से पहले। अब इसका कार्बन संख्या 1 बॉन्ड नहीं बना रहा है, इस इकाई का बना रहा है। तो दोनों इकाइयों में से एक इकाई का एल्डिहाइड समूह अभी भी मुक्त अवस्था में है, और मुक्त अवस्था में है तो वो इन सभी के साथ क्रिया कर लेता है और इन सभी के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है। और इसी कारण इस शर्करा को हमने क्या नाम दिया था? अपचायक शर्करा। ठीक है, ये एक अपचायक शर्करा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइसैकेराइड में लैक्टोज। देखो, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी बोला जाता है। जब दूध से पनीर बनाया जाता है तो उस समय जो हमें वाटर प्राप्त होता है पनीर के निष्कासन के पश्चात ग्रीन कलर का सा, उस वाटर में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। उसका वाष्पीकरण करके लैक्टोज को प्राप्त किया जाता है, तो इसे दुग्ध शर्करा बोला जाता है। कच्चा दूध हमें एक्चुअली थोड़ा सा मीठा लगता है, उसका कारण ही क्या होता है? लैक्टोज शर्करा। जब दूध को गर्म किया जाता है तो इसका विघटन हो जाता है, इस कारण उसमें हल्की सी मिठास हमें नहीं आती है। इसी प्रकार जब हम रोटी के निवाले को ज्यादा देर तक चबाते हैं तो अनाज में से माल्टोस का निष्कासन हो जाता है, इस कारण वो भी हमें थोड़ा सा मीठा लगने लग जाता है। तो माल्ट शर्करा माल्टोस को बोला जाता है और लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जो माल्टोज और सुक्रोज का होता है C12H22O11, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और दूध से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट बात, लैक्टोज जो होता है ये दक्षिण ध्रुवन घूर्णक या डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। स्मॉल डी या प्लस को अब आप समझ जाइए, जब भी प्लस या स्मॉल डी लिखा जाए दक्षिण ध्रुवन घूर्णक या दक्षिणावर्त होता है। नेक्स्ट बात, ये भी परिवर्ती ध्रुवन घूर्णकता यानी कि म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है, परिवर्ती ध्रुवन घूर्णकता दर्शाता है। नेक्स्ट बात, जल में विलयशील होता है लेकिन ईथर एल्कोहल में अविलयशील होता है। ईथर एल्कोहल में कैसा होता है? ये अविलयशील होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 203 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस ताप पर आते आते इसका विघटन भी होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, यह एक अपचायक शर्करा होती है। अब अपचायक शर्करा नाम आते ही आपके दिमाग में 3 बातें आ जानी चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? नंबर 1, फैलिंग विलयन, टोलेन अभिकर्मक का क्या कर देगा? अपचयन कर देगा। नंबर 2 बात, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्सिन का निर्माण कर लेगा। इनके साथ क्रिया करके ऑक्सिन बना लेगा। नंबर 3 बात,
फेनिल हाइड्रेजीन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा? ओसाजोन का निर्माण कर लेगा या ग्लूकोसाजोन का निर्माण कर लेगा। तो ये तीन बातें जैसे ही अपचायक बोला जाता है सामने निकल के आ जाती है। इनका अपचयन भी हो जाएगा, ऑक्सिन बनाएगा, ओसाजोन का निर्माण करेगा। तो ये एक अपचायक शर्करा होती है। अब बात ये आती है कि जब लैक्टोज C12H22O11 इसका जलापघटन किया जाता है तो जलापघटन करने पर हमें दो इकाइयां प्राप्त होती हैं। एक इकाई C6H12O6 और दूसरी इकाई भी C6H12O6। एक इकाई होती है आपकी बीटा डी प्लस ग्लूकोज की, याद रखोगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरी इकाई प्राप्त होती है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। बस यही बात याद रखनी है, गैलेक्टोज है, ना फ्रक्टोज ना ग्लूकोज। अब नई चीज मोनोसेक्राइड में क्या आई? गैलेक्टोज। अंतर कुछ नहीं है, अंतर वही है, हम हर बार नंबर 3 कार्बन पर OH को लेफ्ट साइड में लगा रहे थे, अब 3 के साथ साथ एक बार 4 पर OH को लेफ्ट में लगा दोगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं ग्लूकोज की इकाई बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट और 5 के बीच में आप क्या लगा दोगे? ऑक्सीजन। बीटा, बीटा का मतलब क्या होगा? OH ग्रुप फर्स्ट नंबर के कार्बन पर लेफ्ट में चला जाएगा। बस ये अल्फा बीटा का खेल याद रखना है आपको। बाकी 1 2 3 पर तो हमेशा किधर आता है? लेफ्ट में। बाकी सभी में कहां आ जाएगा? राइट में। इस पर ये आ ही चुका है और यहां पर भी OH। बैलेंस ही कंप्लीट कर लोगे, CH2OH, यहां पर H H H, यहां पर भी H और यहां पर भी H। ये आपकी कौन सी इकाई बन चुकी है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। कौन सी इकाई है आपकी? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। दूसरी इकाई आपको बनानी है गैलेक्टोज की, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे पहली बात तो 1 एंड 5 के बीच में क्या लगा दोगे? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट बात, बीटा है तो फर्स्ट कार्बन पर OH किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। थर्ड पर तो हमेशा किधर आता है? 1 2 3 पर तो हमेशा किधर आएगा? लेफ्ट में। यहां पर बस याद रखना है, जब हम गैलेक्टोज बनाएंगे तो उस समय चौथे कार्बन पर भी OH किधर आएगा? लेफ्ट में ही आएगा। बाकी सब में राइट साइड में। OH इस पर आ चुका है, यहां आ चुका है, इस पर भी आ चुका था और यहां पर OH। बैलेंस ही कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, ये आपकी इकाई बन चुकी है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो देखोगे अब आप यहां पर ध्यान से कि ये मेरे पास ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है। ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड की यदि बात करें, ग्लाइकोसाइडी बंध, तो ग्लाइकोसाइडी बंध जो बनता है वो गैलेक्टोज के कार्बन संख्या 1 और ग्लूकोज के कार्बन संख्या 4 के मध्य में बनता है, यानी कि C1C4 ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, C1C4 ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड पाया जाता है। तो ये पहली इकाई मैंने ग्लूकोज ली है और ग्लूकोज का कौन सा है? कार्बन संख्या 4। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका तो 4 और यहाँ पर ये गैलेक्टोज है, इसका 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका 1। तो यहां से OH और यहां से OH, इनके बीच में क्या बन जाएगा? आपका ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान यही देना है कि ये बीटा इकाई है और ये वाली इकाई भी बीटा है। इस पर आ चुका है, यहां आ चुका है, इस पर भी आ चुका था और यहां पर OH। बैलेंस ही कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, ये आपकी इकाई बन चुकी है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो देखोगे अब आप यहां पर ध्यान से कि ये मेरे पास ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है।
ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड की यदि बात करें, ग्लाइकोसाइडी बंध, तो ग्लाइकोसाइडी बंध जो बनता है वो गैलेक्टोस के कार्बन संख्या 1 और ग्लूकोज के कार्बन संख्या 4 के मध्य में बनता है, यानी कि C1C4 ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, C1C4 ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड पाया जाता है। तो ये पहली इकाई मैंने ग्लूकोज ली है और ग्लूकोज का कौन सा है, कार्बन संख्या 4। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका तो 4, और यहाँ पर ये गैलेक्टोस है, इसका 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका 1। तो यहां से OH और यहां से OH, इनके बीच में क्या बन जाएगा, आपका ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान यही देना है कि ये बीटा इकाई है और ये वाली इकाई भी बीटा है। देखो यहां से आपका OH, यहां से OH, अब आप सॉरी गलत जगह से हटा दिया मैंने, यहां से आपका OH और यहां से OH, और दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन, और इस तरह से आपका ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी हावर्थ संरचना की। तो हावर्थ स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यहां पर कि ये मेरे पास ग्लूकोज है और इसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले गैलेक्टोस बनाता हूं। क्यों? क्योंकि गैलेक्टोस का कार्बन संख्या 1 है, नहीं तो ये उल्टे सीधे हो जाएंगे। पहले 1 वाले को लेते हैं, बनेगी बिल्कुल वही संख्या। आप क्या करोगे, सबसे पहले पाइरेनोस स्ट्रक्चर बना लोगे और ये ग्लूकोज के लिए भी पाइरेनोस स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, गैलेक्टोस बना रहा हूं मैं, आपको पता है पहले कार्बन पर बीटा, बीटा का मतलब लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का मतलब ऊपर, तो OH ऊपर। 1 2 3 पर हमेशा OH कहां आता है, ऊपर। लेकिन गैलेक्टोस में चौथे कार्बन पर भी OH कहां है, ऊपर। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी ऊपर ही ऊपर कौन आता है, CH2OH, इसको तो याद ही कर लो, ये सबसे पहले लगाना है। बाकी इस पर आ चुका है, यहां पर लगा दो, इस पर आ गया, यहां आ गया। बैलेंसी किससे कंप्लीट करोगे, हाइड्रोजन एटम से। अब दूसरी इकाई बनाओगे आप ग्लूकोज की। ग्लूकोज में बीटा है, बीटा का मतलब पहले कार्बन पर OH ऊपर, 1 2 3 पर तो हमेशा कहां आता है, ऊपर, और ऊपर ही ऊपर CH2OH। बैलेंसी कंप्लीट करने से पहले OH यहां पर और एक OH यहां पर, और बैलेंसी कंप्लीट कर लोगे किससे, हाइड्रोजन एटम से। और अब क्या करोगे, अब नेक्स्ट काम है हमारा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बनाना। तो यहां से OH और यहां से H, या फिर यहां से OH और यहां से H। तो एक क्या करेंगे हम, इन दोनों को मैं हटा देता हूं और इन दोनों के बीच में क्या लगा देता हूं, ऑक्सीजन। और यही बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। और इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडी बंध। बीटा क्यों बोला, क्योंकि ये भी इकाई बीटा थी और ये भी इकाई बीटा थी, और ये आपकी क्या कहलाती है, लैक्टोस की हावर्थ संरचना। हाँ भाई, तो समझ में आ रहा है, हालत आप देख रहे हो कितने पसीने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा करो। ठीक है, देखो तो बीटा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बनेंगे। अब मैं आपसे कह रहा था कि इसका कार्बन संख्या 1 जो ग्लूकोज वाला है, सॉरी गैलेक्टोज वाला है, कार्बन संख्या 1 का एल्डिहाइड बिजी है बॉन्ड बनाने में, और ग्लूकोज का कार्बन संख्या 1 मुक्त है। और यदि एल्डिहाइड और कीटोन समूह कोई मुक्त अवस्था में है तो वो शर्करा आपकी क्या कहलाएगी, अपचायक शर्करा। और इसी कारण ये शर्करा कैसी होती है आपकी, इसको हम अपचायक शर्करा बोलते हैं। क्लियर है, ये शर्करा कैसी हो जाएगी, अपचायक शर्करा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने